नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। और आज हम बात करेंगे मौत पर भी साइबर ठगी की। साइबर ठगी के कई मामले आप आए दिन सुनते होंगे, जहां किस तरह से शिकार साइबर ठग लोगों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की मौत हो जाने के बाद मातम में डूबे परिवार को भी अब साइबर ठग बख्श नहीं रहे हैं। फोन करते हैं, मौत का क्लेम दिलाने की बात करते हैं, झांसा देते हैं और बदले में 20,000 रुपए ट्रांसफर भी कर लेते हैं। ठग थाना इंचार्ज बनकर बाकायदा पीड़ित परिवार से फोन पर बात करता रहा, पूरा भरोसा दिलाया कि वो उसी दिन 5 लाख रुपए दिला देगा। यह खबर इसलिए आपको समझना और बताना जरूरी है क्योंकि साइबर ठग कहां कहां और किस रूप में आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं, यह समझना आपको जरूरी है। आज करेंगे इसी पर बात। आपको बता दें, यह मामला जशपुर का है, जहां साइबर ठगों ने 20,000 रुपए ऐंठ लिए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। मामला आप समझ गए होंगे, लेकिन ठगों ने किस तरह से उस मातम में डूबे परिवार को ठगने की कोशिश की, आइए सुनते हैं। ठगों ने कैसे थाना इंचार्ज बनकर उस पीड़ित परिवार को ठगने की कोशिश की जो मौत के गम में डूबा हुआ था। सुना साहब, वो ये लोग गरीब आदमी हैं साहब, आप लोग पकड़िए जो ना, और ये लोग को उनका समाधान करवा दीजिए। हम महोदय जी वही बोल रहे हैं कि तुम्हारा केस हम फास्ट गति से फाइनल करवा दें, ठीक है ना। आप वो कौन साहब बोल रहे हैं साहब? आर.के. शर्मा, थाना इंचार्ज प्रभारी। R.K. साहब? क्यों, कोई दिक्कत है क्या? बेटे अभी हम स्टाफ को निकाल रहे हैं, जैसा भी जो अच्छा लगे करो। जब अभी फाइल हमारे पास पड़ी हुई है, जब कोर्ट में मुकदमा पहुंच जाएगा तो कोर्ट से तो फिर सालों लग जाएगा। हाँ ठीक है, अभी हम गाड़ी वाले को पकड़ने के लिए जा रहे हैं जिसके नाम से गाड़ी है, ठीक है ना। हाँ, तो मेरा तो फोन पे नहीं चलता है अभी, तो किसी के पास जाऊंगा तब तो भेजूंगा कि क्या है, ट्रेस होता है कॉल, हमारा गवर्नमेंट सरकारी नंबर है ये, ठीक है ना। हाँ। ठीक है ना, तो कॉल ट्रांसफर होता है। एक लोग कोई भी बात करो, क्या है कि गाड़ी वाला प्रेशर करेगा, समझ रहे हो। हाँ 4-5 लाख रुपए देगा वो, तो ओपन मत करना कि किस सर ने हमारी हेल्प की है, ठीक है ना। हाँ हाँ, गमी के लिए 10,000 रुपया है जैसे लग रहा है मेरे खाता में, तो हाँ। उसको ट्रांसफर करवा दूंगा। तो अगर जल्दी अर्जेंट मिल जाएगा ना वो पैसा, तो मैं उसी पैसा से गमी कर लूंगा, बोल रहा था मैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि तुम अपने खाते से भेज दो पेमेंट, ठीक है। हाँ हाँ, तुम फोन पे जब चला रहे हो तो तुम अपने खाते से भेज दो। कितना समय ले लेंगे आप? दोकड़ा कम से कम आधा घंटा लगेगा। चलो एक काम करो, तुम ऑनलाइन पर पहुंचो, ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन से ट्रांसफर करवा दो पेमेंट। वो अभी अर्जेंट के लिए 10,000 तो चाहिए ना। या 20 हो जाता है तो 20 करवा दो पूरा। 20 तो नहीं हो पाएगा सर। 10-500 करवा देना, ठीक है। ठीक है, जितना हो रहेगा उतना करवा दूंगा। अरे बेटे 10-500 करवा देना, फिर बाद में कर देना, ठीक है। ठीक है, पैसा तो मिल जाएगा ना सर? बेटे इस चीज की गारंटी हमारी है, तुम्हारे भाई का मौत हुआ है। तो देखिए, ये ऑडियो सुनकर बाकायदा जो पीड़ित परिवार है उसे तो यही लगा कि थाना इंचार्ज बात कर रहे हैं और मौत का क्लेम उन्हें मिल जाएगा, और उन्होंने बिना सोचे समझे राशि ट्रांसफर भी कर दी। और कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, 20,000 रुपए भेज दिए। करेंगे इसी मसले पर चर्चा कि आखिर बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, और क्यों इस तरह से ठगी करने वाले जो फर्जी साइबर अपराधी होते हैं वो इस तरह से पैसे ऐंठ लेते हैं। चूक कहां हो जाती है। हमारे साथ जो पैनल में मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ अक्षय वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर मामलों के। अरविंद खरे जी रिटायर्ड डीएसपी हैं, और हमारे संवाददाता अभिषेक शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा अभिषेक, जल्दी से आप संक्षिप्त में ये पूरा मामला बता दें। वैसे तो हम दर्शकों को बता चुके हैं ठगी का मामला, मौत के नाम पर, क्लेम दिलाने के नाम पर किस तरह से ठगों ने 20,000 रुपए थाना इंचार्ज बनकर फोन पर लूट लिए। पीड़ित का अभी क्या कहना है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? अभिषेक। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक अधिकारी बनकर लोग ठगी किए जाते हैं। देखिए, प्रथम मामला है कि जो कोई टीआई बनकर ठगी का अंजाम दिया हो। देखिए, इसमें जो एक घटना हुई है कि 2 दिन पूर्व लवाकेरा स्टेट हाईवे में एक ट्रक ड्राइवर ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 1 लोग की मौत हो गई थी। जिसमें मृतक के परिवार वाले ने तबकारा थाना क्षेत्र में पूरी मामला का रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो रिपोर्ट दर्ज जो होती है उसे वेबसाइट पर डाला गया, तो वहां से नंबर निकालकर साइबर ठगों ने उसके साथ बात करके और बोला कि तुम्हारे स्कैम के जो पैसे हैं
5 से 6 लाख रुपया दे दिया जाएगा, तुम पहले इसमें से 20,000 रुपया भेजो। इसमें से जो अपराधी है वो 20,000 रुपया ट्रांसफर कर देते हैं। इस वजह से उनके साथ ठगी का एहसास होने पर उन्होंने एसपी के इसकी शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाता है। बहरहाल इसमें अभी जो एसपी है लोगों से पूछताछ करे और जो इसमें जो अपराधी है मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई जारी है। जी चलिए, अभिषेक ने पूरा मामला बताया है, किस तरह से मौत हो जाती है एक्सीडेंट में और उसके बाद पीड़ित परिवार गम में डूबा होता है और उसी का फायदा ठग उठा लेते हैं। हमारे साथ और जो मेहमान जुड़े हैं अब उनका हम रुख करते हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अक्षय वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। अक्षय जी, आप तो इन तरह के मामलों को बखूबी समझते जानते होंगे। हम अक्सर अलर्ट करने की कोशिश करते हैं आम लोगों को कि हमेशा ऑनलाइन इस तरह के फर्जी कॉल से बचना चाहिए। उसकी पहले उसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो वैलिड फोन कॉल है या नहीं, कहीं वो फर्जी फोन कॉल तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं झांसे में लाकर साइबर अपराधी इस तरह से पैसे ऐंठ लेने में कामयाब हो ही जाते हैं। कहां चूक हो जाती है, कहां पर हम गलती कर बैठते हैं, क्यों आखिर इस तरह के साइबर अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही और क्यों अपराधी नए नए पैंतरे आजमा लेते हैं? सर, सबसे पहले तो जो बात आती है तो अवेयरनेस की ही बात मैं करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा लोग अवेयर रहेंगे उतना ही कम फाइनेंशियल फ्रॉड से उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड से बच पाएंगे और उतना ही कम उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स होंगे। बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से लोग अवेयर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बट साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, फ्रॉडस्टर्स जो हैं, वो एक कदम आगे ही चल रहे हैं। तो अभी तक हम बात करते थे कि भाई ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू ठगी हो रही है या किसी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं तब ठगी हो रही है, बट अभी ये नए नए पैतरे जो आते जा रहे हैं तो उसमें मोस्टली गरीब परिवार को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनको इतना ज्यादा टेक्निकल और इतना ज्यादा डिजिटल अवेयरनेस उनके पास रहती नहीं है और वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हालांकि अगर बिजनेस फैमिली की आप बात करेंगे तो उनके साथ भी सेम इशू होता है, क्योंकि उनका माइंड बिजनेस में इतना ज्यादा और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनका दिमाग नौकरी में इतना ज्यादा एंगेज रहता है कि वो इस समय इन एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और बहुत ही जल्दी सेंटी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने तो अक्षय इस तरह जी। से मैं लौटूंगा आपके पास, मेंटली हरास करते हैं उन्हें। मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ खुद जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, ठगी का मामला जिस जशपुर से आया है सामने, उसी जशपुर के एसपी शशि मोहन सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मामला आपको बिल्कुल संज्ञान में होगा ही और उम्मीद है कि पुलिस इस पर कार्रवाई कर ही रही होगी साइबर ठगों को पकड़ने के लिए। लेकिन हैरानी तब होती है जब पुलिस के आवेश में पुलिस अधिकारी बनकर आजकल साइबर ठग इस तरह से लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं और लोग गलती कर बैठते हैं। इस मामले में अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, मामला तो आपने लोगों को बताया, जिसमें कि और ये आए दिन हो रहा है कि ऑनलाइन एफआईआर होने के कारण लोगों के प्रार्थी के नंबर, आरोपी, पीड़ित सभी के नंबर दिखते हैं, नाम दिखता है। तो जो ठगों ने एक नया रास्ता निकाला है कि वो लोग वहां से नंबर को पिक करते हैं और ये देख लेते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। कई बार ऐसे ग्रामीण बैकग्राउंड के लोग होते हैं, फिर वो पुलिस ऑफिसर बन के और कुछ उसमें एक्टिंग का पुट डाल के उस लैंग्वेज को यूज करके उनको धौंस देते हुए झांसे में लेने की कोशिश करते हैं और उनसे कुछ पैसों की डिमांड करते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को ये आग्रह है कि ऐसा कोई भी कॉल आता है तो सबसे पहले आप अपने निकट के पुलिस थानों में खबर करें। जैसा कि हमारे मामले में हुआ, हम लोग यहाँ पे साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसके तहत लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है और इस तरह की घटना जैसे ही घटी उन लोगों ने पुलिस से संपर्क किया और हम लोगों ने इसमें तत्काल संज्ञान में लेके और अपनी विभागीय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और बहुत जल्द हम इन साइबर ठगों तक पहुंचेंगे। जी, तो बिल्कुल शशि मोहन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसपी हैं। सर, एक सवाल मैं आपसे और लूंगा क्योंकि आपका भी कीमती समय है। इस पूरे मामले में चूंकि जशपुर का इलाका और हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर या आसपास के इलाकों में अक्सर या तो आदिवासी समाज के वो लोग रहते हैं या वो समुदाय है जो कम पढ़े लिखे हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से गतिविधियों से इतने रूबरू नहीं है और इसी बात का शायद ठग फायदा उठाते हैं। वो ऐसे ही लोगों को शिकार करते हैं। ये जो पीड़ित परिवार है जो मौत के साए में अभी गम में डूबा है, उनके घर में मौत हो गई और उसी मौत का क्लेम दिलाने के नाम पर पुलिस अधिकारी बनकर ठग कार्रवाई करते हैं। अभी तो पीड़ित परिवार यही उम्मीद कर रहा होगा कि पुलिस कार्रवाई कर उनके जो पैसे चले गए हैं उस पैसे को ही सकुशल लौटा दे। तकनीकें आ गई है, अगर आप यूपीआई से ट्रांसफर कर भी देते हैं तो वापस मिल जाती है राशि। क्या पुलिस अभी ऐसे में उस पीड़ित परिवार की कोई मदद कर रही है? नहीं, देखिए, इसमें हम थोड़े फॉर्चुनेट रहे कि
पीड़ित परिवार ने जैसे ही इस तरह के कॉल को रिसीव किया तो उनके किसी समझदार व्यक्ति जो थे, उनके साथ में पढ़े लिखे थे, उसने बात किया, ये पैसा ट्रांसफर करने ही वाले थे। वो व्यक्ति हमारे परिचित थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उन्हें तत्काल बोला कि ये, उन्होंने ऑडियो भी भेजा मुझे, मैंने बोला ये फ्रॉड कॉल है और तत्काल हम लोगों ने इसको संज्ञान में ले लिया। तो फिलहाल इनके पैसे बच गए। लेकिन मैं ऐसे 2 और लोगों को जानता हूं जिसमें वो ठगी के शिकार हो चुके हैं और उसमें भी हम लोगों ने FIR किया हुआ है, उसकी प्रक्रिया जारी है हमारी। तो ये निश्चित रूप से ठग आए दिन नए नए तरीके अपनाकर और तरीका वारदात नया चुन करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यही होगी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और जहां भी ट्रांजैक्शन की बात अगर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की जा रही हो, चाहे किसी भी प्रकार से, तो हर आदमी कान खड़े हो जाने चाहिए और कभी पैसा ट्रांसफर करने के पहले हर किसी को 2 बार सोचना चाहिए और अपने किसी संबंधित जो व्यक्ति जानकार है उससे बात करना चाहिए और तभी इसमें कोई कदम उठाना चाहिए। यानी इस मामले में अभी 20,000 उनके बच गए हैं, राशि जो ट्रांसफर हुई थी उसे बचा लिया गया है, आप ये कह रहे हैं? जी, इस मामले में उनके पैसे बच गए। ये तो गुड न्यूज सुना रहे हैं सर, आपकी पीड़ित परिवार को थोड़ी तो राहत मिली होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शशि मोहन सिंह जी जुड़े, SP हैं जशपुर के, और उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है इस पूरे मामले में। लेकिन चर्चा को हम जारी रखेंगे, अन्य मेहमान लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अरविंद खरे रिटायर्ड DSP हैं। अरविंद जी, आपने पुलिस विभाग में लंबी सेवा दी है और आप भी इस तरह के अपराधों को बखूबी करीब से जानते होंगे कि किस तरह से आजकल बदलते दौर में बदलती टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर साइबर ठग इस तरह के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और नए नए पैंतरे आजमाते हैं। पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग होता है, एक तरफ पीड़ित परिवार जो पुलिस से रक्षा की आस रखता है और दूसरी तरफ ऐसे साइबर अपराधी जो पुलिस को चैलेंज देते हैं। जहाँ तक हमारा अनुभव है, तजुर्बा है, जो आजकल मैं साइबर क्राइम देख रहा हूँ, ये तो बड़ा भाग्यवान है वो लड़का जहाँ SP साहब ने उसके पैसे रोक लिए। क्योंकि सामान्यतः जब भी कोई साइबर क्राइम होता है, साइबर सिक्योरिटी नंबर में कॉल करके उस खाते को रोक देते हैं। लेकिन साइबर क्रिमिनल इतने एक्सपर्ट होते हैं कि यदि सामने वाली पार्टी 2-5 घंटे लेट हो जाए तो उसका पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। और ये जो साइबर की जो रिकवरी है, जैसे SP साहब ने किया, शायद 100 में से 1% ये पैसा रुक गया। अब पैसा रुकने के बाद फिर उसकी दूसरी टेक्निकल सिस्टम शुरू होता है कि साइबर सेल ट्रांसफर करता है संबंधित थाने को। फिर थाने में, जरा आप ध्यान से सुनिएगा एंकर साहब, थाने में फिर विवेचना होती है और पैसा बड़ी मुश्किल से बरामद पार्टी को मिल पाता है। पैसा सामान्य तरह से नहीं मिल पाता है। साइबर क्राइम में पैसा बैंक के थ्रू रोक देते हैं जहाँ जिस खाते में ट्रांजेक्शन हुआ होता, लेकिन पार्टी को पैसा वापस मिलने के लिए बाकायदा थाने में FIR दर्ज होगी, उसकी विवेचना होगी और सिविल सूट के थ्रू पर पैसा रिकवर बैंक देती है। इस समय मुझे कहते में अच्छा नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान में 10%, 5% तो रिपोर्ट होती है सक्सेस और 1% से कम बरामदगी हो जाती है। अरबों खरबों की साइबर क्रिमिनल इस समय काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर तरह के क्राइम कर रहे हैं। और इसमें इनको सपोर्ट कर रहा है नया जो AI सिस्टम आया। अब आपकी आवाज बना के वो आपके घर में फोन कर सकते हैं कि आज हमने एंकर फला फला को पकड़ लिया। इतने डेली सुनने को मिलती है। इसमें सिर्फ एक ही तरीका है, मेरा आपके माध्यम से सारे व्यूअर को सुझाव है कि कोई भी इस टाइप का फोन आए, सबसे पहले अपने अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों से चर्चा करके ही आगे उसको डेवलप करें, अन्यथा बहुत मुश्किल पड़ती है। बहुत ही कठिन और बहुत दुर्लभ केस है और मुझे सबसे सहानुभूति रहती है। मैंने भी 1-2 लोगों की मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पैसा जिस खाते में गया वहां से पैसा निकल गया और जिनका पैसा मिल गया उनको ABCD बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और ये अरबों खरबों का साइबर क्राइम इंडिया में चल रहा है। तो एक ही सुझाव है मेरा सबसे, इस टाइप की जब भी कोई खबर आए तो तत्काल अड़ोसी पड़ोसी और समझदार लोगों से चर्चा करें। मुझे ये SP साहब की बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बहुत इतनी जल्दी उन्होंने केस को ट्रेस करके पैसे को रुकवा लिया। निवेदन करेंगे तो उस पार्टी को पैसा वापस मिलने की कार्रवाई करें। बिल्कुल, एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ इशारा किया है अरविंद जी ने। अक्षय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र अरविंद सर ने भी किया है, आजकल ये AI तकनीक का बड़ा फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। हूबहू इंसान की आवाज रिकॉर्ड कर, टेप कर वो ऐसे फोन कॉल करते हैं, पेरेंट्स को, खासतौर पर पालकों को शिकार बनाते हैं। किसी का बच्चा बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है, कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई बाहर रहकर नौकरी कर रहा है,
और माँ बाप को फ़ोन कॉल आता है कि आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, पैसे ट्रांसफ़र कर दो, बचाना है। तो बच्ची को अगर बचाना है उसे सीआईडी वाले उठा कर ले गए। ऐसे कई मामले आ रहे हैं और आवाज़ लगभग 90% तक उनके बच्चों की तरह साउंड होती है। तो ऐसे में वो पेरेंट्स कैसे अपने इस साइबर ठगी के होने से अपने आप को बचाएं, कैसे इसका ख्याल रखें? सर पहले तो जो उनको लिंक दी जा रही है पेमेंट की, पहले तो उसे वेरीफाई करें वो, क्योंकि कई बार पेरेंट्स इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो मोबाइल नंबर दे देते हैं या फिर यूपीआई आईडी जो भी उन्हें मिलती है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ये है कौन, किस व्यक्ति की यूपीआई आईडी है या किस व्यक्ति का फोन नंबर है, और ना ही वो अपने बेटों से या किसी रिलेटिव से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हड़बड़ी में पैसा दे देते हैं। जी, लेकिन इस तरह से बचा कैसे जाए, क्योंकि ये बड़ा आधुनिक तरीका अपनाया है साइबर ठगों ने और इस तरह के मामले खासतौर पर बड़े शहरों में काफी देखने में आ रहे हैं और अभी भी कई पेरेंट्स, कई लोग अवेयर नहीं है। बचने के लिए सर हमें यही चीज फॉलो करनी पड़ेगी कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम अपने रिलेटिव से या जिसके भी बारे में हमारे पास खबर आई, हम उससे बात करें, उसके आस पड़ोस में बात करें किसी से, या उसके साथ में कोई जो भी रहता है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें, हालचाल लें उसका। उसके बाद ही, जब तक हम वेरीफाई नहीं हो जाए तब तक हम किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करें, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम में अभी सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड ही चल रहा है। एक मॉर्फिंग और दूसरा आपका फाइनेंशियल फ्रॉड, और एआई के इंट्रोडक्शन के बाद ये दोनों चीजें बढ़ गई हैं अपने अपने क्षेत्र में। जी अरविंद सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आप पुलिस फ्रेटर्निटी से आते हैं, आपने सेवाएं दी हैं, तो आप बखूबी इसका जवाब दे पाएंगे। एक तरफ हम देखते हैं यूएसए की पुलिसिंग, वहां की पुलिस का जब हम कंपैरिजन इंडिया भारत की पुलिसिंग से करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां की पुलिस कई मामलों में आगे नजर आती है। ऐसा नहीं, अपराध यूएसए में भी होते हैं, लेकिन वहां की पुलिसिंग बड़ी फास्ट है, वहां पर कार्रवाई एक्शन बड़ा त्वरित किया जाता है। आज भी समय समय पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर या पुलिस के काम करने के रवैये पर कई दफा सवाल खड़े होते हैं, कई दफा प्रशंसा भी होती है पुलिस जब अच्छा काम करती है। लेकिन क्या आपको लगता है बदलते दौर के साथ अब पुलिसिंग को भी थोड़ा अपग्रेड होने की या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? आबादी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, पुलिसिंग कैसे बेहतर और हो सकती है? एक तो आपने नेटफ्लिक्स में जामताड़ा सीरीज देखी होगी। बिल्कुल। जो पूरे हिंदुस्तान में साइबर क्राइम की यूनिवर्सिटी है जामताड़ा, बिहार। वहां से फिर सीख के लड़के दिल्ली, बंबई, दुनिया भर में घूम के ही चलते हैं। अब जहां तक है आपने जो बात बोली पुलिस की प्रोफेशनल एफिशिएंसी की, उस संबंध में हम आप 100% सहमत है आपसे कि सिर्फ 1% ही प्रोफेशनल है जो आईटी साइबर क्राइम की जानकारी पुलिस अधिकारी कर्मचारी रखते हैं। 99% वो उसी हिसाब से जो आप बोल रहे हैं। अब जो आप तुलना करना अमेरिका से या यूरोप कंट्री से, वहां पर उल्टा है। वहां 99% प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं साइबर के, कंप्यूटर के, एआई के, मशीन लर्निंग के, तो जल्दी ट्रेस कर लेते हैं। हमारे यहाँ इसका बहुत बड़ा अभाव है। एक तो सभी थानों में, सभी जिलों में पुलिस का बहुत कम संख्या है, और पुलिस बल जो भी है वो सामान्यतः लॉ एंड ऑर्डर, मंत्री जी की सभा, मुख्यमंत्री जी की सभा, चुनाव की सभा, इसमें लगा रहता है। पुलिस का जो मैन पावर है बहुत कम है। उस कम में भी जो एफिशिएंसी है साइबर की वो बहुत ही कम है। यानी वीआईपी केस हो कोई बहुत बड़े वीआईपी का, तब तो पुलिस के करते हैं। किसी भी साइबर सेल में आप जाइए, मैक्सिमम 2-3 लड़के बैठे रहेंगे, 2-3 अधिकारी बैठे होंगे, कर्मचारी, और उनका जो प्रभारी होगा साइबर सेल का, मालूम पड़ा उसको साइबर सेल के अलावा 3-4 विभाग का प्रभार और दे के रखा है, डीएसपी स्तर में या एसपी स्तर का जो भी रहता। इसमें समस्या आपने जो उठाई वो सही है, इसमें बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। मतलब जो यूरोप से और हम में इतनी अंतर है जो मैंने बताया। हाँ, 1% जानते हैं साइबर क्राइम और वहाँ 99% जानते हैं, इसलिए वहाँ पकड़ जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जिसका ठगी हो गई तो ये मान के चलिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे बड़े तजुर्बे के साथ, कि बहुत ही मुश्किल है मिलना। और दूसरा क्या है, साइबर ठग, ये तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। ऑनलाइन सर्विस में ठगी कर रहे हैं वो लोग, हम इसमें ठगी कर रहे हैं, नकली बात करने में ठगी कर रहे हैं, आपकी ई सिम फर्जी बना के आपका पैसा, आपको पता ही नहीं चलता आपके खाते से 20 लाख 30 लाख रुपए निकल गया। ठगों के बहुत ज्यादा प्रकार हुए। तो इसके संबंध में भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को बहुत ही गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस देश का और समाज का सबसे बड़ा डेंजरस कैंसर की तरह साइबर क्राइम फैल गया।
बेहद महत्वपूर्ण बात अरविंद सर आपने कही है। अभिषेक, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जशपुर वो इलाका है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर लिटरेसी रेट थोड़ा राजधानी रायपुर या हम दूसरे शहरों की बात करें छत्तीसगढ़ के, उसके मुकाबले थोड़ा कम है। क्या अभी आपकी पीड़ित परिवार से बात हुई है? उनका इस मसले पर क्या कहना है? क्योंकि एसपी सर ने तो अच्छी खबर सुनाई है, 20,000 उनके वापस मिल गए और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल आप सही कहा कि जो राजधानी रायपुर है उससे जो जशपुर जिला है वो पिछड़े जिला के रूप में माना जाता है। और देखिए लगातार यहाँ पर जो ठग भी है वो जिले को या उधर आदिवासी जो क्षेत्र के लोगों को निशाना बनाकर ठगी का अंजाम दिया जाता है। जो जब मैंने उनके परिजन से बात की तो संदीप ने मुझे बताया कि देखिए मेरे घर में मौत की घटना हुई थी, इस वजह से मैंने इस मामले में तहकीकात नहीं किया। जब मैं पैसा भेजने के था तो इस बीच में मुझे किसी आदमी से जान पहचान हुई और उन्हें बताया कि इस मामले पहले थाने में जाकर पहले सूचना दे दो कि क्या ये सही है नहीं है। तो उन्होंने तबकरा थाने में जाकर इसकी सूचना दी तो उन्होंने कहा कि थाने में से किसी प्रकार की पैसे की मांग नहीं की गई थी। और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये पैसा मैं भेज दिया तो अभी ठगी का शिकार हो जाती, इस वजह से उनके पैसे बच गए। और एसपी सर ने इस पे पूरे मामले की तहकीकात की और उनके परिजनों को बुलाकर समझाई देने के बाद उन्होंने अवेयरनेस फैलाई कि इस तरह की घटनाओं से आप लोग बचे। जी चलिए, मैं आपसे अक्षय जी, अभिषेक जी से, तो अभिषेक ने तो हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि ये उनके लिए गुड न्यूज़ है जो पीड़ित परिवार। अक्षय जी, अब चूंकि बदलते दौर में चैलेंज तो पुलिस के सामने भी है, आप किस तरह के अपग्रेडेशन या बदलाव की जरूरत साइबर टेक्नोलॉजी में महसूस करते हैं? कहां पर हमें अपग्रेड होने की जरूरत है ताकि इस तरह के अपराधों पर हम लगाम लगा सकें? सर अब अगर न्यूज को हम डिटेल इन डेप्थ अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 5 से 6 लाख रुपए गाड़ी वाला देगा और पुलिस ऑफिशियल्स मदद करेंगे क्लेम दिलवाने में। परिवार को यही नहीं मालूम है कि क्लेम जो भी है मेडिकल क्लेम है वो तो इंश्योरेंस कंपनी दिलवाएगी, पुलिस क्यों दिलवाएगी? बिल्कुल। तो जो लिटरेसी रेट की जो आप बात कर रहे हैं सर, हम्म, तो यहाँ पर हमें डिजिटल अवेयरनेस के साथ साथ बाकी चीजों में भी अवेयर रहना चाहिए, रहना पड़ेगा कि आखिर हमें कौन सी चीज किस डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिल सकती है, हमें कहाँ किस किस फील्ड में हमें किस किस डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिल सकती है। मेडिकल इंश्योरेंस पुलिस डिपार्टमेंट नहीं दिलवाएगा या लाइफ इंश्योरेंस पुलिस डिपार्टमेंट नहीं दिलवाएगा, वो एक इंश्योरेंस कंपनी का काम है। और परिवार को सिर्फ यही बहला फुसलाकर और इतना ज्यादा उन्हें डरा दिया गया होगा कि उन्होंने ट्रांसफर किया होगा पैसा। लेकिन यही अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं अक्षय जी कि अवेयरनेस होना चाहिए, ये अवेयरनेस लाएगा कौन, ये जिम्मेदारी उठाएगा कौन? हम देखते हैं कि आधुनिक शहरों के हम जैसे नौजवान बहुत कम इस तरह के ठग के शिकार होते हैं। या तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वो कम पढ़े लिखे लोग, या फिर एक 60-65 साल के रिटायर्ड लाइफ जी रहे वो लोग, वही ज्यादातर शिकार होते हैं। बैंक वाले झांसे तो खूब देते हैं, हमारी बैंक में आइए, ये फायदा उठाइए, खाता खुलवाइए, लोन ले लीजिए। आपको नहीं लगता बैंक वालों को कोई ऐसे सेशन भी करना चाहिए समय समय पर अपने कस्टमर्स को बाकायदा बुला के कि किस तरह से वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक अवेयरनेस ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सबसे ज्यादा हैरास करते हैं लोगों को। मतलब किसी ने अगर कोई एक क्वेरी भी करी है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए या किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो वो दिन में 10 बार अलग अलग कॉल रिसीव करता है सेम कंपनी से, सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। वहीं बात की जाए सर, तो हमें जो अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं तो हमें नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, लाइक प्राइमरी क्लासेस से चालू करी जाए। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो आज के इस युग में 2 से 3 साल का बच्चा भी बड़े आराम से एंड्रॉयड फोन चला लेता है। यूट्यूब तो वो इतना इजीली एक्सेस करता है कि पेरेंट्स क्या एक्सेस कर पाएंगे, उसको जो देखना होता है वो निकाल लेता है उसमें से। तो हमें प्राइमरी से टेक्नोलॉजी को फोकस करना चाहिए, प्राइमरी, फिर उसके ऊपर, एंड देन स्कूल कॉलेजेस में हमें मेन टारगेट करना चाहिए। स्कूल एंड कॉलेजेस में पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए जिसमें कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों को साथ में बैठाकर साइबर क्राइम अवेयरनेस या साइबर सिक्योरिटी पर सेशंस या वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाए। और इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट कई सारे सेशंस चला ही रही है, कई सारी योजनाएं चला ही रही है इनके लिए। पुलिस डिपार्टमेंट भी अब ज्यादा सक्रिय हो गई है साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर, तो वो भी समय समय पर साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए सेशंस ऑर्गेनाइज कर ही रही है। भले ही आप लो लेवल में देखेंगे या हायर लेवल में देखेंगे, हर जगह पे।
चलिए, ये एक बेहद महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, पूरी इस चर्चा का सार निकल कर आया है। समय समय पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को खास तौर पर लोगों को अवेयर करना चाहिए, जिम्मेदारी उठाना चाहिए, क्योंकि हम अवेयरनेस की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के जब मामले आते हैं तो हमारे ऊपर ही सवाल उठते हैं। समाज सेवियों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को आगे आना होगा, तभी इस तरह के अपराध रुक पाएंगे। एक सार्थक चर्चा रही, मैं समझता हूं, और बहुत अच्छी चर्चा रही। अक्षय वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया आपका। अरविंद सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप भी सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, और इस तरह के फर्जी फोन कॉल्स आने के पहले आप 10 बार सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि साइबर ठग सिर्फ आपकी कहीं ना कहीं चूक का फायदा उठाते हैं और वो पैसे ऐंठ लेते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।